हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट पे बात की थी और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वेक्टर प्रोडक्ट भी बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर एक जो वेक्टर्स को जब प्रोडक्ट लेते हैं तो जैसे समटाइम आपके पास स्केलर क्वांटिटी आती है जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और जब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है तो उसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। ये बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर एक टॉपिक होगा हमारे पास। और उसी तरह जैसे हमने पीछे वाले टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेडिंग्स लगा के एक्सप्लेन किया था, उसी तरह इसमें भी सेम हेडिंग्स बनेगी। तो सबसे पहले आपने जब भी इस टॉपिक को स्टार्ट करना है तो आपने इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है। और डेफिनेशन इसकी ये वाली नहीं, बल्कि आपने डेफिनेशन इसकी लिखनी है कि जब भी दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं और आपके पास स्केलर क्वांटिटी के बजाय एक वेक्टर क्वांटिटी आती है तो इट मीन्स के आपका जो प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट है। सबसे पहले आप लिखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और इसको आप डिफाइन करेंगे। तो वेक्टर प्रोडक्ट है व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स results in a vector quantity it's called वेक्टर प्रोडक्ट, या आप इसको क्या कह सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब यहाँ पे जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम कोई डेफिनेशन लिखते हैं तो उसके साथ एक एग्जांपल कंपल्सरी होती है। तो आप यहाँ पे एग्जांपल कोई भी कोट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोट कर रही हूँ टॉर्क की एग्जांपल। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये होता है आर क्रॉस एफ के इक्वल। आर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का फासला, यानी जिसको मोमेंट आर्क भी कहते हैं, और एफ फोर्स है और टा जो है वो इसमें टॉर्क है। तो अब चूंकि इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को कहने की रीजन ये है कि इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, इस वजह से इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट ये है कि अब चूंकि आपके पास वेक्टर क्वांटिटी बन रही है तो वेक्टर क्वांटिटी बनने का मतलब ये है कि अब आप उसकी डायरेक्शन भी मालूम करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी डेरिवेशन पे आ जाएंगे कि इसको ड्राइव कैसे करना है। तो किसी भी दो वेक्टर्स का जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो ए क्रॉस बी, चूंकि वेक्टर्स हैं तो बी केयरफुल, आपको उसके ऊपर वेक्टर साइन लगाना है, इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। थीटा वो एंगल है जो इन वेक्टर्स के दरमियान है। और साथ ही एक और चीज आएगी एन हैट। ये एन हैट क्यों लगाया है, ये है डायरेक्शन के लिए, क्योंकि अब जो क्वांटिटी आपके पास आएगी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से वो स्केलर नहीं है। अगर तो स्केलर होती तो हम सिर्फ ये लिखते। अब ये चूंकि उसका मैग्नीट्यूड है तो हमें साथ एक डायरेक्शन भी लिखनी है, जिसके लिए हमने एक यूनिट वेक्टर लगाया है। यूनिट वेक्टर कोई भी एक ऑर्बिट्रेरी वेक्टर होता है जो आपको उसकी डायरेक्शन। तो अगर हम अपनी बुक पे वापस जाएं कि डेरिवेशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप देखें कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is a vector which is defined as a cross b, a b sin of theta and hat। इसमें मैंने आपको बता दिया कि a b sin of theta उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, जबकि n hat उसका डायरेक्शन है। n hat एक यूनिट वेक्टर है जो कि जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b। अब देखिए प्लेन क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास वेक्टर a ये है और वेक्टर b ये है और इनके दरमियान एंगल थीटा है। तो जो इनको मल्टीप्लाई करने से या जो इनका प्रोडक्ट लेने से जो क्वांटिटी आएगी उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी कि वो ए के भी परपेंडिकुलर होगी और वो बी के भी परपेंडिकुलर होगी। तो यानी ये जो मैंने एक डॉटेड लाइन बनाई है ये मेरे पास ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। ठीक है।
तो इसकी अगर आप डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप लिख सकते हैं कि इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing both vectors, कि जिन दो वेक्टर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिन दो वेक्टर्स का आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है। फर्दर ये कि अब हमने अगर इसको अपनी डेली लाइफ में इसको फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम एक रूल लगाते हैं जिसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। इस रूल की मदद से हम देखते हैं कि जो जब हम किसी भी दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अ, आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी डाउनवर्ड होगी, क्योंकि अब देखिए ए क्रॉस बी किया आपने, तो ये अपवर्ड है। वरना अगर परपेंडिकुलर ही देखना था तो ये डाउनवर्ड भी हो सकती थी, मैंने अपवर्ड ही क्यों लगाया, क्योंकि डाउनवर्ड होती तो भी ए और बी के परपेंडिकुलर ही होनी थी। इसके पीछे रीजन है कि हम राइट हैंड रूल लगाते हैं। राइट हैंड रूल क्या है, अब ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है, इसके दरमियान एंगल है थीटा। आपने इस तरह करना है कि अपना राइट हैंड आपने वेक्टर ए पे रखना है, कि आपके फिंगर्स इस तरह हो, और आपने ए पे रख के उसको बी की तरफ क्लोज करना है। ठीक है। तो जब आप अपने राइट हैंड को वेक्टर ए पे रखेंगे और बी की तरफ क्लोज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो ऊपर वाली डायरेक्शन की तरफ है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने ए क्रॉस बी किया, तो आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन आई वो अपवर्ड आई। ठीक है। अब सिमिलरली सेम केस हम ले रहे हैं कि हम यहाँ पे वही ए है वही बी है, लेकिन इस दफा मैं आपको कहती हूँ कि बी क्रॉस ए फाइंड करें। तो आपने अपना राइट हैंड बी के ऊपर रखना है, अपना राइट हैंड बी, मेक श्योर कि आपका जो है वो राइट हैंड हो, ये आपके फिंगर हो। फिंगर को आपने बी पे रखा और आपने उसको कर्ल करना है ए की तरफ, यानी कि अपनी मुट्ठी को बंद करना है ए की तरफ। तो आप देखेंगे कि आपका जो थंब है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए, जब आप बी से ए की तरफ वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं तो वो आपका डाउनवर्ड आता है। तो ये हम तुक्के से नहीं लगा रहे थे कि ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, बल्कि इसके लिए एक रूल होता है जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। और राइट हैंड रूल को हम किस तरह डिफाइन करेंगे, ये आपकी बुक में दिया हुआ है कि प्लेस टुगेदर द टेल्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए और बी की टेल्स को आपने एक साथ ज्वाइन किया टू डिफाइन द प्लेन ऑफ वेक्टर ए। तो अब ये हमारे पास क्या बन गया, एक प्लेन बन गया। डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। राइट, कि आपकी जो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगी वो जो प्रोडक्ट वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर होगी इस प्लेन से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोटेट द फर्स्ट वेक्टर ए इनटू बी थ्रू द स्मॉलर ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स। अब देखिए, रोटेट करने को तो मैं यहां से यहां भी रोटेट कर सकती थी, लेकिन नहीं, हमने स्मॉलेस्ट पॉसिबल एंगल से रोटेट करना है। ठीक है। और इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कीप द थंब इरेक्ट, अपने अंगूठे को बिल्कुल सीधा रखना है, और जो अंगूठे की सीट की डायरेक्शन होगी वो आपको क्या देगी, वेक्टर क्वांटिटी देगी। डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर विल बी अलोंग द इरेक्ट थंब। ये सारा जो मैंने आपको डिफाइन करके दिया है, ये है कि आप डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर किस तरह फाइंड कर सकते हो। उसके अंदर फर्दर हेडिंग आप राइट हैंड रूल की लगाएंगे। ठीक है। अब चूंकि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि अगर ए क्रॉस बी करें या बी क्रॉस ए करें तो आपकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी इक्वल तो है बी क्रॉस ए के, लेकिन नेगेटिव साइन। अब ये नेगेटिव साइन क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है। और अगर आपको याद हो तो जब हम डॉट प्रोडक्ट में बात कर रहे थे, तो वहां पे ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल था। वहां पे डॉट प्रोडक्ट इक्वल था, उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं था, क्योंकि वहां पे वेक्टर क्वांटिटी नहीं थी, तो इस वजह से कोई यूनिट वेक्टर नहीं था। अब ए क्रॉस बी जो है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल है, ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, कि ये आपका कम्यूटेटिव नहीं है। समझ आई। जबकि डॉट प्रोडक्ट हमारा कम्यूटेटिव था।
ऑल राइट। अब ये यहाँ पे भी वही एक्सप्लेनेशन हुई है कि ए क्रॉस बी किया तो किस तरह हुआ, फिर हम बी क्रॉस ए करेंगे तो वो डाउनवर्ड आ जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। सबसे पहले ये कि आप जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, इस वजह से ये नॉन कम्यूटेटिव है। और ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है। दूसरी चीज ये कि अगर आपके पास कोई परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो, जैसे ये दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो आप इसमें जब साइन ऑफ 90 पुट करेंगे तो वो आपके पास ए बी के इक्वल आएगा। तो यानी कि ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है जो वो दे सकता है हमें। फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर, क्योंकि अब पैरेलल वेक्टर्स में आपका जो एंगल है, जो थीटा है, वो जीरो होता है। अगर आप साइन ऑफ जीरो पुट करें तो आपके पास जीरो आता है। इसी तरह अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात करें, यानी एक इधर है और एक इधर है, ये वाले जो वेक्टर्स हैं इनके दरमियान 180 डिग्री का एंगल है, साइन ऑफ 180 डिग्री आपके पास जीरो है। तो इसका मतलब हुआ कि पैरेलल वेक्टर्स हो या एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो, आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। राइट। सबसे पहली हेडिंग ये है कि नॉन कम्यूटेटिव नेचर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरी हेडिंग है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तीसरी हेडिंग है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। और चौथी आप बना सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और इसके बाद ये कि जब भी आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके पास इक्वल होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। अब यहाँ पे एक फिगर देखें, ये आपके पास पैरेललोग्राम बन रही है। पैरेललोग्राम कुछ इस तरह की शेप होती है। अब यहाँ पे देखें, ये एक वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी। अगर आप इनको आपस में ज्वाइन करें तो ये आपके पास पैरेललोग्राम बन रहा है। तो जो ए क्रॉस बी होता है, यानी कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, वो बेसिकली एरिया अंडर पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि वो शेप पैरेललोग्राम बन रही है। अगर आप उसका एरिया फाइंड कर सकें इस पैरेललोग्राम का, तो वो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज फॉर्म्ड विद ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड्स। इसके डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले ये कि जब भी आप किसी फोर्स को किसी रिजिड बॉडी पे अप्लाई करते हैं, रिजिड बॉडी वो होती है जो कि बहुत हार्ड बॉडी होती है, जिसपे आप फोर्स अप्लाई करके उसकी शेप चेंज नहीं कर सकते। लाइक फॉर एग्जांपल ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर डेफिनेटली आप पार्टिकल्स को देख नहीं सकते, लेकिन आप जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो आप इन पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस नहीं चेंज कर सकते। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं रिजिड बॉडी, टू मच रिजिड, whose position vectors are from any point on the axis about which the body rotate। तो लेट्स से कि ये इसका एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द बॉडी रोटेट करती है, तो इसमें से आप इन पार्टिकल्स का डिफरेंट डिस्टेंस होगा r1 r2। तो देन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, और टॉर्क के लिए हम r को मल्टीप्लाई करते हैं। अब r जो है वो उन पार्टिकल्स का सेंटर से डिस्टेंस है, उस लाइन के जिसके गिर्द वो मूव करता है, r क्रॉस f। दूसरा ये कि फोर्स ऑन द पार्टिकल्स ऑफ चार्ज q एंड वेलोसिटी v इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ b। आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है q, तो आप अगर उस q चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, कोई मैग्नेट में बी नॉर्थ में बी साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड में जब ये चार्ज पार्टिकल होगा तो इस पे एक फोर्स एक्सर्ट होगी जिसकी वजह से ये मूव करेगा। आपको पता है किसी भी चीज पे फोर्स लगे तो वो मूव करना शुरू कर देती है, वो मूव करे तो डेफिनेटली वो किसी वेलोसिटी से मूव करती है। तो जो फोर्स किसी भी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में लगती है वो होती है एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ पे एफ वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि आप वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आपके पास फोर्स आएगी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये है एक और लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मैं आपको इसको प्रेजेंट करने का तरीका बता देती हूँ। जैसे कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया कि सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसकी एग्जांपल लिखनी है, फिर आपने इसकी डेरिवेशन, डेरिवेशन ऐसा नहीं है लेकिन मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो उसके लिए आप मैथमेटिकल डेरिवेशन की हेडिंग दे सकते हैं, जिसमें आप ये चीज एक्सप्लेन कर देंगे और उसके साथ ये डायग्राम बना लेंगे। फिर उसके बाद आप उसकी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी पे नोट लिखेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे राइट हैंड रूल की, इस पे दो राइट हैंड रूल की, 1 2 3 4,
5। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाएंगे। तो इसमें आपने पहले तो नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की हेडिंग देनी है, फिर परपेंडिकुलर वेक्टर्स की, फिर पैरेलल वेक्टर्स की, फिर एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, और फिर आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी या मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट की हेडिंग देनी। तो इसके साथ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्दर वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पे बात करेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय।